हेलो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया सेक्शन 17, जो कि हमारे सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ही नहीं बल्कि हर लिहाज से जिस लिहाज से भी हम देखना चाहें वो हमारे जुडिशरी के लेवल पे देखें, एपीओ के लेवल पे देखें या फिर किसी भी कंपटीशन में देखें, लॉ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इस सेक्शन 17 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बनते हैं। और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक क्वेश्चन वो पक्का मान के चलें कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, इस पर एक क्वेश्चन उनका आना है, ये तो पक्का है आएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है, चाहे एग्जामिनर के या फिर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो किसी भी लहजे से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला जो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेक्शन 17 डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन क्या कहता है। फर्स्ट हम देखेंगे अपने बेयर से, हमारा बेयर क्या कहता है। तो बेयर की लैंग्वेज हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या कहता है। बेयर कहता है, where the terms of a transfer of property directs that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transferor or a period of 18 years from the date of transfer. Okay. Such direction shall save as hereinafter provided be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the longer of the aforesaid period, and at the end of such last mentioned period the property and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed. Okay, चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये बात करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो ट्रांसफ़र की जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो ऑब्वियसली कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही होगी। तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं, कुछ कंडीशंस लगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप हमारी प्रॉपर्टी को ईजिली आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अ डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, कहता है कोई भी एक डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन होगा इनकम के लिए जो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जो डायरेक्शन दिया जाएगा कि इनकम का एक्यूमुलेशन कैसे होना है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बताता है कि रिस्ट्रेनिंग, क्या रिस्ट्रेनिंग यानी कि रोकना। उस चीज़ किसको रोकता है? द फ्री इंजॉयमेंट, किसको? फ्री इंजॉयमेंट ऑफ इट्स इंसिडेंटल बेनिफिट्स सच एज रेंट्स, प्रोड्यूस और प्रॉफिट्स। चलिए बस इतने को ही पहले हम समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहता है। इसी में जो हमने भी बेरेक्ट पढ़ा, इसी में हमको मैक्स टू मैक्स पॉइंट हमको क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहली चीज़ तो ये समझिए कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो वही बता रहा है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के इनकम के लिए आपको डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि प्राप्त करने का अधिकार। क्या होता है? प्राप्त करने का जो अधिकार है। ठीक है, उसके लिए, प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह से आप आदेश दे सकते हैं, किस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप अपने डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, मीन्स रिस्ट्रेनिंग द फ्री एंजॉयमेंट। जो उस इंसिडेंटल प्रॉपर्टी है, इंसिडेंटल बेनिफिट उससे मिलने वाले हैं। इंसिडेंटल बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि आप गए, ठीक है, देखिए आप गए एक शहर, आपको वहाँ पे रहना है,
रहने के लिए आपने क्या किया, एक प्लॉट लिया रेंट पर, ठीक है। देखिए अब ये प्लॉट है, इस प्लॉट को रेंट पे लेंगे आप तो इसका इंसिडेंटल बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको तुरंत के तुरंत उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। एक आपको घर, देखिए ज़मीन खरीदना नहीं पड़ा, प्लॉट बनाना नहीं पड़ा, ठीक है, और कोई पैसे खर्च ज़्यादा करने नहीं पड़े, आप गए बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी के साथ और रहना शुरू कर दिया। उसने आपको ये जो बेनिफिट ट्रांसफ़र किया है, कौन सा बेनिफिट, कि भाई आप फ्रीली इंजॉयमेंट कर सकते हो, ठीक है, हमारी इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इस तो अभी देखो कर तो सकते हो, लेकिन अगर वहाँ पे रिस्ट्रेन कर रहा है, आपको अगर रोक दे रहा है तो क्यों रोकेगा, या तो वो रेंट कलेक्ट करने के लिए, या तो मान लीजिए खेत है कोई, ठीक है, और उस खेत को आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो उससे बोलेगा कि भाई देखो इसका जो भी प्रोडक्शन होगा वो आप हमको दोगे, ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो होगा उसका एक पोर्शन आप हमको दोगे। या फिर आपके कोई पेट्स हैं, ठीक है, जिनसे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के मिल्क और एग्स या कुछ भी आप उन किसी को देते हैं कि भाई देखिए आप इसको यूज़ कीजिए, इसको मतलब आप रख लीजिए, और अगर इससे कोई बेनिफिट होता है तो आप उस बेनिफिट को भी आप हमें वापस कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ बताता है। तो आपसे वो कहेगा कि देखियो आप हमको इसका एक पोर्शन आप हमको दीजिए और आप उसको यूज़ कीजिए, लेकिन साथ ही साथ क्या कहता है, देखिए वही चीज़ है कि डायरेक्शन करना का मतलब होता है कि आप उसको फ्री इंजॉयमेंट से रोक देना, कि आप हमारी इस प्रॉपर्टी से मिलने वाले बेनिफिट को फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हो, फ्रीली इंजॉय नहीं कर सकते हो, इसलिए हम आपको रोक लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो आप उसके लिए हमको रेंट दें, या कुछ प्रोड्यूस करके दें, या फिर हमको कोई प्रॉफिट दें, ठीक है। अगर ये तीनों में से कुछ भी अगर आप हमको दे रहे हैं तो फिर ये आपके लिए हटा दिया जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते क्या कहता है। दिस सेक्शन अलाउज द डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम बट नॉट बियॉन्ड सर्टेन पीरियड। देखो अब एक बात कहता है कि ये जो सेक्शन है ये आपको एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम के लिए डायरेक्शन देने के लिए तो अलाउ करता है कि देखो आप इनकम का एक्यूमुलेशन करने के लिए आप डायरेक्शन दे सकते हो, बट एक चीज़ बोलता है कि आप कुछ सर्टेन पीरियड बताए गए हैं, कुछ सर्टेन पीरियड बताए गए हैं, उनके बियॉन्ड जा करके, उनके बाहर जा करके आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम पीरियड क्या बताया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड, परमिसिबल पीरियड जो परमिट किया है हमारे एक्ट ने, ठीक है, परमिसिबल कर लिखा। देखो मैक्सिमम पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो कहीं भी बताया गया हो, या हमने अपने एग्रीमेंट से बता दिया हो, या फिर हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उस चीज़ को मेंशन कर दिया हो, या हमने ओरली बता दिया हो। लेकिन अगर वहाँ पे कहा गया है कि द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, परमिसिबल मतलब कि ऐसा टाइम होता है जो हमारा एक्ट हमारे लिए परमिट देता है, हमको परमिट करता है, परमिशन देता है उस पीरियड के लिए कि आप इतना यूज़ कर सकते हो। इसके बियॉन्ड आप जाओगे तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे देखते हैं, ठीक है। पीरियड अप टू विच इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी में बी एक्यूमुलेटेड। देखो कहा गया है कि देखो आपको एक मैक्सिमम पीरियड हमारा एक्ट परमिट करता है, अलाउ करता है कि आप इतने समय तक आप अपनी प्रॉपर्टी से इनकम एक्यूमुलेट कर सकते हो, इनकम कलेक्ट कर सकते हो, इनकम ले सकते हो। देखिए कैसा, कितना बोला कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, या तो जो ट्रांसफरर है वही लेगा ना, वही तो मांगेगा। भाई देखो हम ट्रांसफ़र हैं, हम देखो यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र ही है। हमने प्रॉपर्टी तो दे दिया ना इनको, तो अब प्रॉपर्टी देने के लिए हम कुछ डिमांड्स रखेंगे ना, कुछ हमको कुछ बेनिफिट्स चाहिए होगा। तो अब देखो बेनिफिट जो हमको मिलना है उस बेनिफिट के लिए हम क्या कर सकते, कब तक ले सकते हैं, या तो लाइफ ऑफ द ट्रांसफ़र, जब तक ट्रांसफ़र जीवित है तब तक आप उसको पे करते रहिए, या फिर अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। देखो कहा गया कि जो ट्रांसफरर है उसकी लाइफ तक, या फिर 18 साल तक। चलो देख लेते हैं इसका, और ये भी आगे लिखा हुआ है विच एवर इज हाइयर, जो ज़्यादा हो उसको हम लेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को चलो समझ लेते हैं कि मान लीजिए
ये ट्रांसफरर है मिस्टर एक्स, ये ट्रांसफरर है, ठीक है। ये करंटली ये 65 के हैं, ठीक है, ये 65 के हैं, ठीक है। अब जो है इनको पता है कि देखो हम 65 के हैं और हम बीमार रहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर इन्होंने कहा कि देखो हमको भाई लाइफ तक हमारा चाहिए, और अगर ये 18 साल जी गए प्लस 18 साल और जी गए तब तो ये भाई बेहतर है। अदरवाइज ये 18 साल नहीं पूरा कर पाए, ठीक है, पता लगा ये 65 के थे, 10 साल और जिए, 75 पे निपट गए भाई साहब, निकल लिए। अब जब ये 75 पे निकल लिए तो बैलेंस के जो बचे हैं 8 साल, वो उनका क्या होगा? उनका इनकम किसको दिया जाएगा? उसका बेनिफिट जो आना है प्रॉपर्टी से, जो इनकम जनरेट होनी है उस किसको मिलनी है? वो जाएगी इनके लीगल हेयर को, ठीक है, लीगल हेयर को, जो इनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनको जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। एनी डायरेक्शन विच मेक्स एक्यूमुलेशन of income beyond this maximum permissible period is void and inoperative। अब देखिए वही बात बार बार घुमा घुमा के कह रहे हैं कि अगर आपने जो पीरियड हमने बता दिया है, या तो ट्रांसफरर के लाइफ तक, जब तक ट्रांसफरर जीवित है तब तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हो इनकम, या फिर 18 साल का जो मैक्सिमम पीरियड दिया गया है तब तक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तब तक के लिए आप ले सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है, इनकम को। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही माना जाएगा, वही, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्ट जो है थोड़ा सा लिबरल हो रहा है, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा कर रहा है, और ट्रांसफरर के लिए क्या कर रहा है भाई? दिल खोल रहा है कि देखो ट्रांसफरर, तुम अगर यहाँ से 25 साल और जीते हो, ठीक है, 65 के हो, 25 के और जीते हो, 25 साल और जीते हो, तो 25 साल तक वो कलेक्ट कर सकता है, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा। 65 के बाद अगर वो 35 साल जीता है, ठीक है, 100 साल पूरा करके मरे, हो सकता है कि इसमें इतनी अच्छी हो, तो 100 साल तक पूरा होने के लिए उसको 35 साल जीना होगा। तो 35 साल तक वो प्रॉपर्टी से जनरेट होने वाला इनकम एक्यूमुलेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, ओके। इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि उनको कब कब आप नहीं, आपके ऊपर लागू नहीं होता है उन पर ये फंडा। सेक्शन 17 के जो प्रोविज़न हैं जिनमें यही बात सेक्शन 17 क्लियरली कहता है कि भाई देखो आपको डायरेक्शन देना है, कोई आदेश देना है, ठीक है, किस लिए? कि आपको जो एक्यूमुलेशन करना है इनकम का, प्रॉपर्टी से जो होने वाले इनकम है उन पे उनका जो एक्यूमुलेशन करना है, उनको जो रिसीव करना है आपको, ठीक है, उसके लिए आप कोई डायरेक्शन दे सकते हो, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उनको। डायरेक्शन देने का इन द सेंस है कि रिस्ट्रिक्ट कर देना आपको, कि आप उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप मन मर्जी उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो उसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस में सेक्शन 17 का वो प्रोविज़न, ठीक है, अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्शंस फॉर एक्यूमुलेशन का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। वो बात कहाँ पे आती है और कौन सी बात है, चलिए देख लेते हैं। पहली बात है कि पेमेंट ऑफ डेट्स, अगर कोई कर्जा पे करना है, कोई उधारी है, उसको पे करना है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्शंस का प्रोविज़न जो है वो अप्लाई होगा ही नहीं। देखिए आगे क्या कहता है, अगर जो डेट है, जो कर्जा है, वो किसके द्वारा लिया गया है? ट्रांसफरर के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा जिसका उस ट्रांसफ़र में या उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट डेट हमेशा पे करना ही है, उसके लिए कोई शर्त, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी। देखिए ट्रांसफरर की तरफ से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात क्या कहता है, रेजिंग पोर्शंस फॉर चिल्ड्रेन। अब अगर मान लीजिए कोई भी पोर्शन है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको किसके लिए? बच्चों के लिए अगर आप रख रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें कोई रिमोट इशू हो रहा है, ठीक है, रिमोटर इशू हो रहा है, ठीक है,
इस ट्रांसफ़र के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा जो इंटरेस्टेड है उस ट्रांसफ़र में या उस प्रॉपर्टी में, तो वहाँ भी ये एक्सेप्शन ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। अब मान लीजिए जो ट्रांसफरर है वो प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस तो करा रहे हैं, किस पर्पस से, उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सके, मेंटेनेंस करा रहे हैं या फिर उसको प्रिजर्व कर रहे हैं खुद के लिए, खुद के लिए उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहे हैं और उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, तो वहाँ भी ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। ओके, चलिए ये सेक्शन तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन इसी के साथ देख लेते हैं जो बात करता है सेक्शन 18। हम अपने बैरक से देखते हैं सेक्शन 18 क्या कहता है। सेक्शन 18 बहुत ही छोटा सा और माइनर सा एक्ट है, ज़रा देख लेते हैं। एक्ट नहीं, सेक्शन है। तो ट्रांसफ़र इन परपेचुटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। देखिए सेक्शन 14 हमने पढ़ा था ना, परपेचुटी अगेंस्ट बात करता है, परपेचुटी की बात अगेंस्ट करता है। सेक्शन 14 कहता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी निरंतर काल के लिए नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। 13 क्या कहता है कि आप अनबोर्न पर्सन के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 5 कहता है कि भाई देखो जो पर्सन लिविंग है, जो एग्जिस्टिंग में है अभी, आप उसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 13 सेक्शन 5 का एक्सेप्शन बन गया है। फिर सेक्शन 14 कहता है कि भैया देखो ट्रांसफ़र तो करो आप किसी को भी, आई डोंट माइंड, बट प्रॉपर्टी परपेचुटी भी नहीं जाना चाहिए, अनंत काल के लिए नहीं जाना चाहिए, एक निरंतर टाइम, मतलब एक उसको अब ऐसे चलते नहीं जाने, सीरीज में नहीं जाने देना, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना है, किसी न किसी को उसको पूरा का पूरा राइट दे देना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद क्या कहता है। द रिस्ट्रिक्शन इन सेक्शंस 14, देखिए आ गया ना, जो भी रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 14, 16 और 17 में बताई गई हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि सेक्शन 16 क्या कहता है कि भैया देखो कोई भी ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू मेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट। अगर कोई भी पहले इंटरेस्ट क्रिएट किया गया किसी के पक्ष में और उस पर फेल हो गया, तो वो सामने वाले को भी जो ट्रांसफ़र किया गया वो भी फेल माना जाएगा। तो जो ये सेक्शन हमारा 18 है, सेक्शन 18 है, वो कहता है कि भैया देखो अगर ये सारी बातें आप किसी प्राइवेट के लिए कर रहे हो तो ठीक है, चलो हम सारा सेक्शन अप्लाई करेंगे, 14 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा। बट इनकेस अगर आप सेक्शन 18 की बात करते हैं और बात आती है जब पब्लिक के केस में ट्रांसफ़र की बात की जाती है, तो वो परपेचुटी के लिए किया जाए, निरंतर अनंत काल के लिए किया जाए, तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है। वहाँ पे हम सेक्शन 14, 16 और 17 को अप्लाई नहीं करते हैं किसी भी केस में। ठीक है, और क्या कहता है, बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी धर्म के नाम पे आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, आप मान लीजिए हिंदू धर्म के हैं और आपने क्या कर दिया, एक आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, आपने एक प्रॉपर्टी उठाया, एक प्लॉट उठाया, आपने उठा के मंदिर ट्रस्ट के नाम कर दिया कि भैया देखो ये प्रॉपर्टी मंदिर के नाम है, इस प्रॉपर्टी से जो कुछ भी उगेगा, जो कुछ भी पैदावारी होगी वो सब मंदिर के हिस्से में जाएगी। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आप सिख हैं तो आपने गिरजाघर के लिए दे दिया, अब बोल दिया कि देखो वहाँ हमेशा लंगर चलते रहते हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को लीजिए और इसको यूज़ कीजिए जब तक, अब हमेशा के लिए दे दिया, कोई भी बेनिफिट नहीं, कुछ भी नहीं, आपने बस इसे श्रद्धा में दे दिया। बात कहा गया है, इसमें क्लियरली कहा गया है कि देखिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, किसी धर्म की वजह से, ठीक है, धर्म की ज्ञान की वजह से दे रहे हैं या फिर नॉलेज की वजह से दे रहे हैं या किसी कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। अब मान लीजिए देखिए अब जैसे कॉमर्स आ गया, आपको देखो रिलीजन तो समझ में आ गया कि किसी धर्म, किसी मंदिर बनाना है या गिरजाघर में वहाँ पे लंगर चलना है तो वहाँ पे फूड खेती करने के लिए आपने बहुत सारा दे दिया। लेकिन कॉमर्स का क्या यूज़ आया इसमें, कॉमर्स का ऐसा आया कि जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, कोई एक गांव है या कोई एक ऐसा शहर है जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा अविकसित है,
वहाँ पे सरकार ने एक फैक्ट्री लगानी है, सरकार ने किसी आउटसाइडर को बुला लिया, या फिर किसी सरकार खुद वहाँ पे एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है, एक फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी की ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो ज़मीन अगर किसी बड़े दिल वाले ने वहाँ पे दे दिया कि चलो इससे यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास होगा। विकास किस तरह से होगा? वहाँ पे चीज़ें, नई नई चीज़ें आएंगी, बनेंगी, जिससे उस जगह की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, उस जगह के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम रिलेट करते जाएंगे तो हम दूसरे सब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको कोरिलेट करके बता दे रहे हैं, ताकि आपके माइंड में डाउट रहा है कि ये भाई देखो रिलीजन की समझ में आ गया, हमको नॉलेज भी समझ में आ गया। नॉलेज इन द सेंस ये है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पर्सन है, ठीक है, और उसको कॉलेज चलाना है, स्कूल बनाना है, प्रॉपर्टी हमने दान कर दी, ले जाओ। नॉलेज ही तो हुआ, ज्ञान के लिए ही तो हुआ। ठीक है, फिर कॉमर्स के लिए बता दिया। अब हेल्थ से आपको तो पता ही है कि एक गांव है, भाई मेरा गांव है, वहाँ पे मेरे पास तो बहुत सारी ज़मीन है। अब मेरे पास ज़मीन है पर बजट नहीं है, तो मैं हॉस्पिटल्स एक बिल्डिंग बनवा तो दूँ, लेकिन बिल्डिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो किट्स चाहिए होंगे, जो मेडिसिन चाहिए होगी, जो डॉक्टर्स चाहिए होंगे, स्टाफ चाहिए होगा, वो हम नहीं अरेंज कर सकते ना। एक प्राइवेट पर्सन के हाथ में उस नहीं होता है कि वो उसको बना सके। ठीक है, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट कहती है देखो तुम हमको ज़मीन दे दो, हम वहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे और स्टाफ भी अपनी तरफ से कर देंगे, दवा भी अपनी तरफ से दे देंगे, आपको सारा किट जितना ज़रूरी होगा हम सारा का सारा मेडिकल इक्विपमेंट आपको दे देंगे। तो वहाँ पे हेल्थ के लिए हमने दे दिया। ठीक है, दूसरा कहता है किसी सेफ्टी पर्पस से या फिर कोई भी ऐसा जो मानवता के हित के लिए किया गया हो, कोई भी ऐसा ट्रांसफ़र। ठीक है, जो मानवता के, मानव जात के, मानव समाज के हित के लिए अगर कोई भी ट्रांसफ़र किया गया हो, ठीक है, उस ट्रांसफ़र, भाई देखो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको ट्रांसफ़र किसको कर रहे हैं? पब्लिक को। ठीक है, हम पब्लिक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब पब्लिक को क्या, पब्लिक से हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? नहीं, लेकिन हमारे ट्रांसफ़र से इनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये अनंत काल तक चलता जाए, तब भी यहाँ पे कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सेक्शन 14 ने जो बाधाएं लगा दी हैं, जो बैरियर बना दिए हैं, उस बैरियर को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। जो सेक्शन 16 ने लगा दिया है वो भी यहाँ नहीं लगेगा, और जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 17, ये तो बिल्कुल नहीं अप्लाई नहीं होगा इस पर। ठीक है, तो सेक्शन 18 भी हमने आज कवर कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, 2 सेक्शन बहुत है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।